एपिसोड 241 रोडोवा सैन्य अकादमी। अगले दिन कल केबिन से बाहर निकलने के बाद लियो को एल्रिक या लादीना से कोई जवाब नहीं मिला, जिसे उसने एक सकारात्मक संकेत के रूप में लिया कि उन्होंने आखिरकार उसे अकेला छोड़ने का फैसला कर लिया है। जब लादीना ने उसके अज्ञात अतीत का इस्तेमाल उसके खिलाफ करना शुरू किया तो उसे वास्तव में लगा कि वह घिर गया है। हालांकि सम्राट की उदासीनता के कारण वह हर समय शांत रहा और वह स्थिति को लादीना पर पलटने के लिए जल्दी से एक समाधान सोचने में सक्षम हो गया। खैर, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वे कुछ भी कहें। मैं यहाँ एक और साल रुकने के लिए कभी राजी नहीं होने वाला था, लेकिन शुक्र है मैं इसे बिना ज्यादा परेशानी के सुलझा सका। लियो ने मन ही मन सोचा। जैसे ही वो ध्यान पुस्तिका चयन संग्रह की ओर बढ़ा, उसके मन में आज का लक्ष्य स्पष्ट था। उसे एक ऐसी ध्यान विधि पुस्तिका चुननी थी जो उसे पालौकिक अवस्था तक पहुंचने में मार्गदर्शन करे, और यह ऐसा चुनाव नहीं था जिसे वह हल्के में ले सके, क्योंकि एक योद्धा के रूप में उसकी पूरी नींव इसी पर निर्भर थी। शुभ संध्या श्रीमान स्काईशेड, हम आपका इंतजार कर रहे थे। मुझे आपके द्वारा अभ्यास किए जा रहे पिछले ध्यान नियमावली की हस्तलिखित प्रति प्राप्त हो गई है, और रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप अगले चरण तक पहुंच चुके हैं, जिससे आप अगली ध्यान नियमावली प्राप्त करने के योग्य हो गए हैं। रोडोवा की मानक वर्दी पहने सहायक ने ध्यान नियमावली चयन कक्ष के दरवाजे खोलते हुए कहा और लियो को अंदर आने का इशारा किया। एक मोनाक स्तरीय छात्र के रूप में आप हमारे ट्रांसेंडेंट ग्रेड ध्यान नियमावली के असीमित अनुभाग में से चयन करने के पात्र हैं। मुझे आशा है कि आज आपको कुछ पसंद आएगा, सहायक ने लियो को एक डेटा स्लेट सौंपते हुए कहा। धन्यवाद, लियो ने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया, स्लेट उठाते हुए और होलोग्राफिक किताबों की अलमारियों के पास रखी छोटी लाउंज कुर्सियों में से एक की ओर बढ़ गया। कमरा शांत था और उसमें पुरानी किताबों और ऊर्जा क्रिस्टल की हल्की सी गंध आ रही थी, जो उन लोगों के लिए एक उपयुक्त जगह थी जो अपने भविष्य के साधना पथ के बारे में गंभीर निर्णय लेने वाले थे। जैसे ही उसने स्वाइप करना शुरू किया, उसके सामने सैकड़ों विकल्प खुल गए, जिसमें प्राचीन गुरुओं द्वारा तैयार किए गए मैनुअल से लेकर पौराणिक योद्धाओं द्वारा गढ़े गए और यहाँ तक कि स्वयं देवताओं द्वारा बनाए गए कुछ मैनुअल भी शामिल थे। ये सभी रोडोवा आर्काइव के भीतर उपलब्ध थे। उन्होंने उनमें से व्यवस्थित रूप से छानबीन की और उन सभी चीजों को हटा दिया जो बहुत अधिक मौलिक विशिष्ट थी, बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक थी, या बस उनके भविष्य के स्वयं के दृष्टिकोण में फिट नहीं बैठती थी। लगभग 1 घंटे तक ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद वह इसे 4 विकल्पों तक सीमित करने में सफल रहा। 4 नियमावली जिन्होंने अलग अलग कारणों से उसे अपनी ओर आकर्षित किया। 1. क्रिम्सन टायरेंट फिजिक। इसकी उत्पत्ति सार्वभौमिक सरकार के 3 संस्थापक देवताओं में से एक हेमुप द बर्सिकर से हुई है। ये ध्यान पुस्तिका पूरी तरह से शरीर को नश्वर सीमाओं से परे मजबूत बनाने पर केंद्रित थी, जिसमें मांस, रक्त और हड्डियों को इतनी सघन ऊर्जा से भर दिया जाता था कि उपयोगकर्ता का शरीर ही एक हथियार बन जाता था। ये शारीरिक पुनर्जनन, क्रूर शक्ति और अत्यधिक लचीलेपन पर जोर देता है, लेकिन इसके बदले में माना नियंत्रण और संवेदनशीलता धीमी हो जाती है। फायदे: अत्यधिक शारीरिक सहनशक्ति और ताकत में वृद्धि, युद्ध के दौरान भी निष्क्रिय रूप से पुनर्जीवित होने की क्षमता। दोष: माना को सूक्ष्मता से नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। ऊर्जा की अधिक खपत करने वाला, कम ऊर्जा स्तर वाले लोगों के लिए अनुपयुक्त। 2. सम्राट की सांस, वैड द एनिग्मा द्वारा व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किया गया। ये तकनीक सर्वोपरि संतुलन प्राप्त करने पर जोर देती है, मन, ऊर्जा और शरीर को एक ही सहज अस्तित्व में विलीन करना, जो किसी भी क्रिया के पीछे सोचने और प्रतिक्रिया करने के समय को कम करने में मदद करता है। यह आध्यात्मिक जागरूकता और युद्ध अनुकूलन क्षमता दोनों को बढ़ाता है, जिससे अभ्यासकर्ता तार्किक रूप से नहीं बल्कि सहज रूप से खतरों का जवाब देने में सक्षम हो जाता है। और हालांकि यह किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल नहीं करता है, फिर भी यह बेहद कुशल और बहुमुखी योद्धाओं का निर्माण करता है। फायदे: ये समग्र अनुकूलन क्षमता और युद्ध प्रवृत्ति को जबरदस्त रूप से बढ़ाता है। बहुमुखी युद्ध क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए बिल्कुल उपयुक्त। दोष: अति विशेषज्ञतापूर्ण मैनुअल की तुलना में प्रारंभिक प्रगति धीमी होती है। पूर्ण रूप से तालमेल बिठाने के लिए अत्यधिक भावनात्मक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। 3. सोल हुक मेडिटेशन। यह एक भयावह और जटिल तकनीक है जिसे शाश्वत धोखेबाज मॉरिस ने तैयार किया है। केवल शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, यह नियमावली उपयोगकर्ता की आत्मा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करती है, उनके अस्तित्व को वास्तविकता में इतनी मजबूती से स्थापित करती है कि उन्हें मारना उन तरीकों से तेजी से कठिन हो जाता है जो इस पद्धति के अभ्यासकर्ता के अलावा किसी और को ज्ञात नहीं है। इसके ज्ञात लाभों में मन को नियंत्रित करने वाले भ्रमों और आत्मा पर होने वाले हमलों के प्रति अविश्वसनीय प्रतिरोध शामिल है। मूल रूप से यह उपयोगकर्ता को चेतना को सीधे लक्षित करने वाली किसी भी चीज से प्रतिरक्षित कर देता है। फायदे: भ्रम, मानसिक हमलों और आत्मा के विनाश के प्रति लगभग प्रतिरक्षा।
शापित और आध्यात्मिक विरोधियों के खिलाफ जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाता है। दोष, शारीरिक और जादुई शक्तियों की वृद्धि को थोड़ा धीमा कर देता है। निरंतर ध्यान बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा आत्मा अस्थिर हो जाती है। 4. सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स, कैलिथ, शाश्वत संप्रभु द्वारा निर्मित एक रहस्यमय और अद्वितीय तकनीक। सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स उपयोगकर्ता को प्रत्येक जीवित प्राणी के कार्यों के पीछे छिपे 7 गुप्त इरादों को समझने की क्षमता को धीरे धीरे विकसित करने का प्रशिक्षण देता है। कहा जाता है कि ये परतें क्रोध, आनंद, महत्वाकांक्षा और हत्या के इरादे जैसी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। प्रारंभिक अवस्था में अभ्यासकर्ता दूसरों को देखकर भावनात्मक हलचल महसूस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे निपुणता बढ़ती है, ये सूक्ष्म संकेत एक स्पष्ट, लगभग सहज जागरूकता में बदल जाते हैं, जिससे उपयोगकर्ता झूठ, विश्वासघात को पहचान सकता है और यहां तक कि हमले होने से ठीक पहले ही उनका अनुमान लगा सकता है। हालांकि इसके आकर्षण के बावजूद इस पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त करने में बहुत कम लोगों ने ही कोई प्रगति की है और स्वयं शाश्वत संप्रभु के अलावा किसी ने भी इस पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है और न ही इसके सभी 7 स्तरों को पूरी तरह से अनलॉक किया है। फायदे, ये क्षमता सामाजिक या युद्ध संबंधी मुठभेड़ों के दौरान छिपे हुए इरादों और भावनाओं को सहज रूप से समझने की क्षमता प्रदान करती है। ये घात लगाकर किए जाने वाले हमलों, हत्याओं और विश्वासघात के प्रयासों के खिलाफ प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करता है। उच्च स्तर की निपुणता प्राप्त करने पर ये युद्ध क्षेत्र में कमान संभालने और द्वंद्व युद्ध दोनों में निर्णायक बढ़त प्रदान करता है, विरोधियों को खुली किताब की तरह पढ़ लेता है। दोष, बेहद धीमी और कठिन प्रगति, प्रत्येक स्तर के लिए असाधारण मानसिक दृढ़ता और अंतहीन अभ्यास की आवश्यकता होती है। इरादों की गलत व्याख्या से नुकसान हो सकता है, जिससे मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। प्रारंभिक चरणों में अत्यधिक उपयोग से मानसिक थकान या भावनात्मक अस्थिरता हो सकती है यदि उपयोगकर्ता बहुत अधिक बाहरी जानकारी से अभिभूत हो जाता है। लियो थोड़ा पीछे की ओर झुक गया, उसकी उंगलियां स्लेट के किनारे पर हल्के से थपथपा रही थीं क्योंकि वह अपने सामने चमकते हुए 4 चित्रों का अध्ययन कर रहा था। प्रत्येक मैनुअल में पावर की सुविधा दी गई थी, प्रत्येक की अपनी स्पष्ट खूबियां और स्पष्ट खतरे थे। लेकिन कौन सा रास्ता उस व्यक्ति के अनुरूप था जो वह बनना चाहता था? क्रिम्सन टायरेंट का शरीर आकर्षक था, एक ऐसा शरीर बनाने का विचार जो तूफानों में चलने और जानलेवा चोटों को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत हो, आकर्षक था, खासकर तब जब उसने सर्किट के दौरान प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया कि कैसे अत्यधिक बल अक्सर जीवन और मृत्यु के बीच अंतर तय कर सकता है। लेकिन साथ ही वह यह भी जानता था कि केवल शारीरिक बल ही उसके लिए पर्याप्त नहीं था, वो सटीकता, सहज ज्ञान और अचूक नियंत्रण के साथ लड़ता था। इसलिए शारीरिक शक्ति के लिए कौशल का त्याग करना उसका मार्ग नहीं था। इसके विपरीत मोनाक्स ब्रेथ उनकी स्वाभाविक शैली के कहीं अधिक करीब थी। मन, शरीर और ऊर्जा को एक निर्बाध अस्तित्व में विलीन करने का विचार उनके मन में गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने वाला, जो युद्ध की धारा के साथ बहता चला जाए, ऐसा भविष्य उसे रोमांचित करता था। हालांकि यह अभी भी सबसे अच्छा विकल्प नहीं था। आत्मा नियंत्रण ध्यान का आकर्षण भी निर्विवाद था। मानसिक भ्रष्टाचार और आत्मा पर होने वाले हमलों के खिलाफ प्रतिरोध दुर्लभ और मूल्यवान था। लेकिन रखरखाव की आवश्यकता, खुद को संभालने के लिए लगातार ध्यान करने की जरूरत, एक भारी बोझ थी जिसे सहना मुश्किल था, और लियो अनुष्ठानों से बंधे रहना नहीं चाहता था। और इसी वजह से वो अंतिम और सबसे खतरनाक विकल्प पर पहुंचा। सप्तमांश रहस्योद्घाटन संहिता, एक ऐसी तकनीक जिसे कई लोगों ने अपनाया, लेकिन किसी ने भी उसमें महारत हासिल नहीं की। केलिथ को छोड़कर, जो स्वयं शाश्वत संप्रभु है, कोई नहीं। और हालांकि यह निस्संदेह सबसे जोखिम भरा विकल्प था, लेकिन मानवीय इरादों की परतों को समझने की संभावना ने लियो के भीतर एक तीव्र, लगभग आदिम लालसा को जगा दिया। अपनी याददाश्त खो देने के कारण वह मुयान फे और अपने आसपास मौजूद मुट्ठी भर प्रशिक्षकों पर अंधविश्वास करने के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन आगे चलकर वो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। वो ऐसा भविष्य नहीं चाहता था जो दूसरों के शब्दों, दिखावों और आधे अधूरे सच से तय हो। वो देखना चाहता था लोगों के दिलों में झांकने और मुस्कान, झूठ, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात के पीछे छिपी सच्चाई को समझने के लिए। क्योंकि इस ब्रह्मांड की तरह कपटपूर्ण दुनिया में केवल ताकत ही काफी नहीं थी। विश्वास किसी भी खंजर से अधिक तेज धार वाला हथियार हो सकता है, और अज्ञानता बिना किसी चेतावनी के कसता हुआ फंदा हो सकती है। और इसलिए उनके लिए इरादों को समझने की क्षमता कोई विलासिता नहीं थी। ये स्वयं अस्तित्व की लड़ाई थी। द सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स को चुनने की अपनी इच्छा की पुष्टि करने के बाद लियो मैनुअल चुनने वाले क्षेत्र से बाहर निकला और सीधे छात्रावास संख्या 44 की ओर चल पड़ा, जहां एक विशेष कौशल वाला जादूगरी विशेषज्ञता का छात्र रहता था।
ऐसी अफवाह थी कि इस खास व्यक्ति के पास अकादमी से कौशल नियमावली और पांडुलिपियों की तस्करी करने का एक तरीका था, जो उसके पास छिपी हुई किसी विशेष कलाकृति की बदौलत संभव था। एक बार बाहर निकलने के बाद उसके संपर्क में आए लोग तुरंत सामग्री की नकल बना लेते और फिर मूल प्रतियां वापस कर देते। ये सब अंदर किसी को भी शक हुए बिना हो जाता था। यही कारण था कि उसकी सेवाएं उन पहले वर्ष के छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय थीं, जो जल्दी पैसा कमाना चाहते थे। लियो समझ गया था कि सेमेस्टर समाप्त होने से पहले बचे हुए मात्र 30 दिनों के भीतर उसके लिए ध्यान संबंधी किसी नियमावली में पूरी तरह से महारत हासिल करना असंभव होगा, क्योंकि पालौकिक अवस्था तक पहुंचना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जल्दबाजी में हासिल किया जा सके। अगर हम कम से कम अनुमान भी लगाएं, तो भी उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम कुछ साल लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, शायद पूरा 1 दशक भी लग जाए। इसीलिए वो जानता था कि उसके जाने से पहले इस मैनुअल की प्रतिलिपि बनवाना कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बिना अकादमी में उसका समय समाप्त होने के बाद वो अपनी दैनिक प्रगति मीटर तक पहुंच खो देगा, जिससे भविष्य में प्रगति करना कहीं अधिक कठिन हो जाएगा। खटखटाहट खटखटाहट। छात्रावास ब्लॉक के धुंधले प्रकाश वाले गलियारे में लापरवाही से खड़े होकर लियो ने A44 चिन्हित दरवाजे पर अपनी उंगलियों से 2 बार खटखटाया। कुछ सेकंड बीतने के बाद दरवाजे के पीछे सरसराहट की आवाज आई और फिर दरवाजा खुलते ही एक क्लिक की आवाज हुई। उसके पीछे एक दुबला पतला युवक खड़ा था, जिसके बाल बिखरे हुए भूरे रंग के थे। मोटे चश्मे उसकी नाक से नीचे फिसल रहे थे और एक बिना बटन वाली रोडोवा वर्दी उसके शरीर पर ढीली ढाली लटकी हुई थी। प्रथम वर्ष के छात्रों के कुख्यात तस्कर रोजर ने जैसे ही पहचाना कि उसके दरवाजे पर कौन खड़ा है, वो लगभग बीच में ही जम गया। उसकी आंखें एकदम गोल गोल फैल गईं और वो लियो के गंभीर चेहरे और उसके पीछे एक अव्यवस्थित डेस्क पर शान से रखी लियो स्काईशर्ट की छोटी सी एक्शन फिगर के बीच लगातार देखता रहा। हे भगवान, ये तो आप है, ये तो खुद लियो स्काईशर्ट है, रोजर हौंफते हुए बोला और लियो और लघु मॉडल के बीच बेतहाशा इशारा किया। उसने दबी हुई हंसी हंसते हुए अविश्वास से अपने दोनों हाथों से अपने बालों को सहलाया। मैं हमेशा से आपसे बात करना चाहता था, आप मेरे नायकों में से एक हैं, कृपया कृपया अंदर आइए, रोजर ने जल्दी से कहा, एक तरफ हटते हुए और उसे तंग लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सुव्यवस्थित कमरे में आने का इशारा किया। लियो ने एक बार सिर हिलाया और अंदर कदम रखा। उनके पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। रोजर ने खुद को संभालने की कोशिश की। उत्साह से झूमते हुए उसने अजीब तरह से अपना गला साफ किया। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, श्रीमान स्काईशर्ट? उसने उत्सुकता से पूछा, अपने हाथों को अपने सामने इस तरह जोड़ते हुए जैसे कोई घबराया हुआ इंटर्न किसी सेलिब्रिटी से मिल रहा हो। लियो ने जरा भी समय बर्बाद किए बिना अपनी मांगे रख दी। मुझे आपसे किसी चीज की प्रतिकृति बनवानी है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, लेकिन उनकी आवाज में गंभीरता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। रोजर ने पलकें झपकाई। नकल करना, उसने दोहराया, चश्मा ठीक करते हुए उसका उत्साह थोड़ा कम हो गया। कौशल का स्क्रॉल या पुस्तकालय की किताब? यह एक ध्यान पुस्तिका है, लियो ने स्पष्ट किया और 7-fold रिवलेशन कोडेक्स के लिए प्राधिकरण कोड वाली डेटा स्लेट सौंप दी। जैसे ही रोजर ने लेबल पढ़ा, उसका पूरा शरीर अकड़ गया। दी ट्रांसेंडेंट ग्रेड, वो हकलाते हुए बोला। लियो को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने उससे कबाड़ धातु से एक अंतरिक्ष यान बनाने को कहा हो। लियो ने सिर्फ एक बार सिर हिलाया। कुछ देर तक रोजर बेहद असहज दिखे। वे अपनी जगह पर बेचैनी से हिलते डुलते रहे क्योंकि वे अपने अगले शब्दों को ध्यानपूर्वक तौल रहे थे। देखो, मैं इसे तुम्हारे लिए चुपके से बाहर निकाल सकता हूँ, यह मुमकिन है, उसने धीरे से कहा। लेकिन एक पालौकिक स्तर की ध्यान विधि पुस्तिका की नकल करना, ये बिल्कुल अलग समस्या है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं कर पाऊंगा, रोजर ने कहा और उसके शब्दों से लियो के चेहरे पर शिकन आ गई। क्या हुआ? मैं तुम्हें जो चाहो दे दूंगा, लियो ने रोजर को आश्वासन देते हुए कहा कि भुगतान की चिंता न करें। हालांकि रोजर ने जवाब में केवल अपना सिर हिलाया। ये पैसों की बात नहीं है महोदय, किसी नियमावली को बनाने या उसकी नकल करने में समस्या यह है कि एक योद्धा केवल अपनी साधना के स्तर से एक स्तर नीचे की नियमावली बना सकता है और केवल उसी स्तर की नियमावली की नकल कर सकता है। रोजर ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहना शुरू किया। मतलब, अगर आप ग्रैंड मास्टर हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से जो सबसे अच्छा बना सकते हैं, वो मास्टर ग्रेड मैनुअल है। लेकिन अगर आप सम्राट होते, तो आप उत्कृष्ट स्तर की ऐसी चीजें बना सकते थे जो मौलिक हो और आपके द्वारा ही निर्मित हो। उसने कमरे में कुछ कदम बेचैनी से टहलते हुए कहा, और इसे कॉपी करने के लिए आपको मैनुअल के समान ग्रेड का होना आवश्यक है। आप जो मैनुअल लाए हैं वो उत्कृष्ट श्रेणी का है, जिसका अर्थ है कि मुझे किसी तरह एक उत्कृष्ट श्रेणी के योद्धा को ढूंढना होगा जो आपके लिए इसकी प्रतिलिपि बना सके। और कोई भी असाधारण योद्धा इसके लिए उपयुक्त नहीं होगा।
मुझे एक ऐसे अलौकिक योद्धा को ढूंढना होगा जो एक लेखक भी हो और अपने भीतर समाहित प्रत्येक प्रतीक, ऊर्जा चैनल और संरचना की प्रतिकृति बनाने के तनाव को बिना अपनी जीवन शक्ति खोए सहन कर सके। लियो चुपचाप जानकारी को आत्मसात करता रहा, जबकि रोजा अपने हाथों को मलते हुए बोलता रहा। ध्यान संबंधी नियमावली की नकल करना किसी सामान्य ग्रंथ की नकल करने जैसा नहीं है। इसमें जीवन शक्ति का बहुत अधिक क्षय होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आत्मा पर गहरा दबाव डालती है। यही कारण है कि अधिकतर लोग केवल जल्दी पैसा कमाने के लिए ही निम्न गुणवत्ता वाली चीजों की नकल करने का साहस करते हैं। उसने लगभग विनती भरे लहजे में लियो की ओर देखा, और बाहर किसी भरोसेमंद, अलौकिक स्तर के योद्धा को ढूंढना, कोई ऐसा व्यक्ति जो कॉपी न चुराए, मैनुअल के अस्तित्व को लीक न करे या बाद में आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश न करे। रॉजर ने हताशा से अपना सिर हिलाया। ये बहुत मुश्किल है। ग्रैंडमास्टर स्तर के कामों के लिए मैं जिन तस्करों के साथ काम करता हूँ, वे सब मेरे जान पहचान के लोग हैं, ऐसे लोग जिन्हें मैं ढूंढ निकाल सकता हूँ और अगर वे मेरे खिलाफ जाते हैं तो उन्हें सजा दे सकता हूँ। लेकिन ट्रांसेंडेंस, उसने बेबसी से कंधे उचका दिए, बिल्कुल अलग ही स्तर के लोग हैं। लियो की निगाहें थोड़ी और तेज हो गईं। क्या आप कह रहे हैं कि यह असंभव है? रॉजर हिचकिचाया। उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूं, यह बहुत जोखिम भरा है और यह बहुत महंगा भी है। लियो टस से मज नहीं हुआ। वो बस उसी स्थिर, धैर्यपूर्ण तीव्रता से रोजर को घूरता रहा जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वो वहां से जाने वाला नहीं है। उस दबाव के आगे रोजर स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ गया। उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ा, कुछ बुदबुदाया और अंत में अपने हाथ ऊपर उठा लिए। जानते हो क्या, छोड़ो सब, तुम लियो स्काईशेड हो, उसने आधे पागलपन भरी मुस्कान के साथ कहा। मैं कर लूंगा, मैं किसी को ढूंढ लूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने उंगली उठाते हुए तुरंत कहा, 2 लाख एमपी, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। लियो ने लगभग तुरंत ही सिर हिला दिया, मानो रकम उसके लिए कोई मायने ही न रखती हो गया, उसने कहा। रॉजर ने एक बार फिर पलकें झपकाईं। जाहिर तौर पर वो एक कठिन बातचीत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन लियो की अटूट स्वीकृति को देखकर उसे ठीक ठीक पता चल गया कि वो किस तरह के व्यक्ति से निपट रहा है। लियो स्काईशेड कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, और वो वास्तव में एक मैनुअल की प्रतिलिपि बनवाने के लिए 200,000 का भुगतान कर सकता था, भले ही यह राशि एक प्रोफेसर के वार्षिक वेतन के बराबर थी। ठीक है, रोजर ने थोड़ी दृढ़ता से कहा, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। लियो दरवाजे की ओर मुड़ा और कुछ पल रुककर अपने कंधे के ऊपर से एक छोटा सा इशारा किया। 2 दिन, उसने दोहराया, मुझे निराश मत करना, रॉजर। फिर वह चला गया और रोजर उसे देखता रह गया। वो उस काम को लेकर आधा रोमांचित और आधा भयभीत था जिसे करने के लिए उसने अभी अभी सहमति दी थी। मुझे ये करना ही होगा, मुझे लियो स्काईशेड को निराश नहीं करना चाहिए। हा, यह एक ऐसी कहानी होगी जो मेरे पोते पोती अपने पोते पोतियों को सुनाएंगे जब लियो एक दिन सम्राट बनेगा। उनका बूढ़ा आदमी रोडोवा में मोनाक लियो स्काईशेड के लिए मैनुअल की तस्करी किया करता था। हा, रोजर ने मन ही मन कहा, और उसने ठान लिया कि वो इसे हर हाल में पूरा करेगा। अगले कुछ दिन लियो के लिए पलक झपकते ही बीत गए, क्योंकि उसने अपना अधिकांश खाली समय अपने द्वारा सीखे गए 2 नए कौशलों को निखारने में बिताया, साथ ही साथ आने वाली अंतिम परीक्षाओं की तैयारी भी की। ये शांति का आखिरी आभास था, दिनचर्या और व्यवस्था का अंतिम चरण, जिसका अनुभव वो बहुत लंबे समय तक करेगा। और इसलिए उन्होंने हर दिन का भरपूर फायदा उठाया, शांत दृढ़ संकल्प के साथ प्रशिक्षण लिया, इस बात से पूरी तरह अवगत थे कि रोडोवा के बाद का जीवन अराजकता से कम नहीं होगा। दुर्भाग्यवश इस दौरान सु यांग उससे लगातार बचता रहा और उनके बीच की ठंडी दूरी को बनाए रखा। उनके बीच अनबन की खबर कैंपस में तेजी से फैल गई, क्योंकि पहले वे दोनों कितने घनिष्ठ मित्र थे। ये देखते हुए उनका अचानक अलग होना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन लियो ने ऐसी गपशप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों में वो हमेशा के लिए रोडोवा से चला जाएगा। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के अगले दिन ही ब्लैक सरपेंट्स में भर्ती के लिए उनका साक्षात्कार निर्धारित हो चुका था, और लियो को हर गुजरते घंटे के साथ मंजिल नजदीक आती हुई महसूस हो रही थी। और लंबे समय बाद पहली बार भविष्य रोमांचक होने के साथ साथ भयावह रूप से अनिश्चित भी लग रहा था। इसी बीच ग्रह तिथिया पर, यदि एक स्टल दुष्ट पंथ का आध्यात्मिक केंद्र था, जो ईश्वर सोरोन की दिव्य उपस्थिति का घर था, तो टितिया उसके परिचालन मस्तिष्क के रूप में कार्य करता था। यहीं पर उस पंथ के वरिष्ठों के कार्यालय थे, उसकी सेनाओं को प्रशिक्षण दिया जाता था, और सत्ता की वास्तविक मशीनरी दिन प्रतिदिन काम करती रहती थी। और जब लियो रोडोवा में अपने छात्र जीवन को समाप्त करने की तैयारी कर रहा था, तभी सितारों के पार दुष्ट पंथ के 12वें वरिष्ठ नोया एशबन, जो अपने उपनाम द डेड मैन के नाम से बेहतर जाने जाते थे,
को आखिरकार वो मुलाकात मिल गई जिसकी उन्हें हफ्तों से तलाश थी। मुयान फे के प्रत्यक्ष सहायक और स्वयं में एक शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते नॉयर ने प्रथम एल्डर के साथ एक बैठक आयोजित करने के लिए काफी प्रयास किए थे, जो एल्डर परिषद के वास्तविक प्रमुख और पंथ के भीतर कार्यकारी शक्ति के सच्चे धारक थे। हालांकि डानियल नूना के अपहरण के बाद से प्रथम एल्डर आंतरिक संकटों से घिरे हुए थे और लंबे विलंब के बाद अब जाकर आखिरकार नॉयर को औपचारिक मुलाकात के लिए बुलाया गया। लड़के को अब तक छिपाए रखने में आपने अच्छा काम किया है और मैं समझ सकता हूं कि आप उसके बारे में इतने उत्साहित क्यों हैं, प्रथम बुजुर्ग ने विचारशील स्वर में कहा। उनकी जैसी प्रतिभा बेहद दुर्लभ है, यहां तक कि ड्रैगन उम्मीदवारों के बीच भी। सर्किट के दौरान लड़के के प्रदर्शन से मैं भी प्रभावित हुआ था। उन्होंने एक हाथ से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए और दूसरे हाथ से लापरवाही से चाय बनाते हुए स्वीकार किया। 12वें एल्डर, नॉयर ने शांत स्वर में कहा, गिल्ड के भीतर आंतरिक विश्वासघात के कारण हमने अतीत में बहुत सारे ड्रैगन उम्मीदवारों को खो दिया है और प्रथम एल्डर द्वारा उन्हें दी गई चाय का प्याला स्वीकार कर लिया। मैं नूह के साथ की गई गलतियों को दोहराने का इरादा नहीं रखता। उन्होंने रुककर शब्दों को मन में बसने दिया और फिर बोलना शुरू किया। मेरा सुझाव है कि हम कम से कम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह पालौकिक लोक में न पहुंच जाए, उसके बाद ही उसे औपचारिक रूप से ड्रैगन के रूप में स्वीकार करें। तभी वह आने वाली अराजकता से बचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होगा, नॉयर ने कहा, जिसके जवाब में प्रथम बुजुर्ग ने शांत भाव से अपनी दाढ़ी सहलाए। कुछ देर तक प्रथम बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। फिर, मानो कोई निर्णय लेते हुए, उन्होंने सावधानीपूर्वक बोलना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी और सधी हुई थी। ये सुनिश्चित करें कि उसका अतीत पूरी तरह से मिटा दिया जाए और आने वाले महीनों में उसे पंथ में ठीक से दीक्षित किया जाए। आप लड़के को अपनी इच्छानुसार प्रशिक्षित करने के लिए पूरी तरह से मेरा समर्थन करते हैं। वो कुछ पल के लिए रुका, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि, सावधान रहें, चौथे एल्डर का गुट गुप्त रूप से अपना एक ड्रैगन कैंडिडेट तैयार कर रहा है। नोए, तुम समय के साथ दौड़ रहे हो। यदि चौथे एल्डर का उम्मीदवार आपके बेटे के तैयार होने से पहले ही वैधता हासिल कर लेता है, तो मामला परिषद के समक्ष लाया जाएगा और हमें ड्रैगन की उपाधि के लिए मतदान कराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। परिषद पर मेरी पकड़ कमजोर हो रही है। जो लोग पहले शांत रहते थे, वे अब चौथे बुजुर्ग और उनकी कट्टरपंथी योजनाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिनका उद्देश्य पंथ को धर्मी गुट के खिलाफ युद्ध के रास्ते पर ले जाना है। और अगर मामला मतदान के लिए जाता है, तो उसे अपने लड़के को चुने जाने के लिए बहुत से लोगों को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले बुजुर्ग ने चेतावनी दी, जैसे ही नॉयर ने चिंता से अपनी भौहें उठाईं। उन्हें भी बुजुर्गों की परिषद के भीतर की राजनीतिक गतिविधियों की समझ थी। वो अब तक का सबसे युवा और सबसे कमजोर एल्डर था, जबकि बाकी सभी कमोबेश बूढ़े राक्षस थे, जिनमें पहले और चौथे एल्डर सबसे शक्तिशाली में से थे। कई वर्षों तक प्रथम एल्डर ने एल्डर्स काउंसिल को एक ऐसी जगह बनाए रखा था जहां उग्रवादी आवाजों पर शांत दिमाग का प्रभुत्व था। हालांकि, चौथे एल्डर द्वारा डानियल नूना का अपहरण करने में हाल ही में मिली सफलता के साथ परिस्थितियां अनिवार्य रूप से बदल रही थीं। आम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने स्काई गॉड एरिना के विनाश को एक उत्सव के रूप में मनाया था और सार्वभौमिक सरकार की अत्यधिक कार्रवाई के बावजूद एविल कल्ट के कार्यकर्ताओं का मनोबल सर्वोपरि था। इन सब बातों ने चौथे एल्डर को वर्तमान में बहुत लोकप्रिय बना दिया है और इससे परिषद के भीतर उनके अनुयायियों का हौसला ही बढ़ा है। मैं आपकी चेतावनी को ध्यान में रखूंगा। प्रथम बुजुर्ग, आपके समय के लिए धन्यवाद, नॉयर ने अपना कप नीचे रखते हुए कहा, और उसी समय वह और प्रथम बुजुर्ग दोनों एक साथ खड़े हो गए। अगर आपको लगता है कि उसके विकास के लिए ब्लैक सर्पेंट्स गिल्ड सबसे अच्छी जगह है, तो मैं उसे वहां भेजने के आपके फैसले में दखल नहीं दूंगा। हालांकि, याद रखना कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम उसे हमेशा तिथिया के पास ला सकते हो, और भले ही हमने पिछले 25 वर्षों में किसी ड्रैगन को प्रशिक्षित नहीं किया है, लेकिन हम ये करना भूले भी नहीं है, प्रथम बुजुर्ग ने कहा, और नॉयर ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, प्रथम एल्डर, नॉयर ने विदा लेते हुए कहा और वापस जाते समय एक लंबी आह भरी। यदि संभव हो तो वो लियो को जल्द से जल्द तितिया लाना चाहता था। हालांकि, नूह की मृत्यु की परिस्थितियों को लेकर उसकी आशंकाओं ने उसे अभी लियो को पंथ से परिचित कराने की अनुमति नहीं दी। अजीब बात यह है कि उसे ऐसा लगता था कि लियो के लिए बाहरी दुनिया उस पंथ की तुलना में अधिक सुरक्षित थी, जो उसे अपना उद्धारकर्ता मानकर उसकी पूजा करता था। और मन ही मन उसे पूरा यकीन था कि वह अभी लियो को उस पंथ से परिचित नहीं करा सकता, कम से कम कुछ और वर्षों तक तो नहीं, जब तक कि वह स्वयं की रक्षा करने में सक्षम एक उत्कृष्ट स्तर का योद्धा न बन जाए। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं था कि आज की बैठक में कोई सफलता नहीं मिली। एक तो, उसने आधिकारिक तौर पर प्रथम एल्डर को सूचित किया था कि लियो स्काईशेड एक छिपा हुआ धनी व्यक्ति था जिसे वह पर्दे के पीछे तैयार कर रहा था, और उसे अगले ड्रैगन उम्मीदवार के रूप में उसे प्रशिक्षित करना जारी रखने के लिए पूरी मंजूरी मिल गई थी।
एक ऐसा निर्णय जिसने नॉय के मनोबल को बहुत जरूरी बढ़ावा दिया। इसके अलावा उन्होंने एक और भी अधिक मूल्यवान चीज हासिल की। प्रथम एल्डर से आवश्यकता पड़ने पर उनके नाम का उपयोग करने की अनुमति, जिससे उन्हें पंथ की सबसे गहरी संपत्तियों को जुटाकर लियो के अतीत के किसी भी बचे हुए निशान को चुपचाप मिटाने की अनुमति मिल गई, जो भविष्य में कभी भी सामने आकर परेशानी पैदा कर सकता है। ये दोनों ही घटनाएं जश्न मनाने का कारण थी, क्योंकि आज के बाद रोडोवा से पहले लियो स्काईशिट के जीवन का कोई भी रिकॉर्ड ब्रह्मांड में कहीं भी मौजूद नहीं रहेगा। आज से लियो अब केवल भाग्य के हाथों अनजाने में भटकने वाला एक मोहरा नहीं रह गया था, और अब वो आधिकारिक तौर पर कल्ट ऑफ एसेंशन का एक गुप्त पुत्र बन चुका था। रोडोवा सैन्य अकादमी आनुवंशिक जागरण कक्ष। अंतिम परीक्षा से ठीक एक सप्ताह पहले लियो और सु यान को मेजर हैन द्वारा जेनेटिक अवेकनिंग चैम्बर की ओर ले जाया गया ताकि उन्हें उनका 5वां और अंतिम जेनेटिक अवेकनिंग शॉट दिया जा सके। पहले के इंजेक्शनों के विपरीत 5वें शॉट में सबसे अधिक मात्रा थी, जिसे उनके वंश में गहराई से सुप्त पड़ी किसी भी सुप्त क्षमता को जगाने के लिए अंतिम दांव के रूप में डिजाइन किया गया था। इसके बाद उनकी आनुवंशिक जागृति पूर्ण मानी जाएगी और योद्धाओं के रूप में उनके भविष्य की सीमाएं तय हो जाएंगी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कदम कदम जैसे ही वे कक्ष की ओर बढ़े, हैन कुछ कदम आगे चलने लगा। अपने पीछे आ रहे दोनों लड़कों पर तीखी नजर डालते हुए उसका चेहरा गुस्से से सिकुड़ गया, क्योंकि लियो और सु यान के बीच तनाव को नजरअंदाज करना असंभव था। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तुम दोनों 10 फीट की दूरी पर क्यों चल रहे हो? हैन ने सीधे सीधे पूछा। उसका लहजा आरोप लगाने से ज्यादा जिज्ञासा भरा था। हालांकि सु यान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी निगाहें आगे की ओर गड़ाए और अनकहे गुस्से से अपने जबड़े को जकड़े हुए चलता रहा। जबकि लियो ने केवल कंधे उचकाए, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। उसकी धूसर आंखें कहीं और देख रही थी, मानो प्रश्न का उत्तर देना ही व्यर्थ हो। हैन ने भौहें चढ़ाई, लेकिन इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। दोस्त कभी कभी लड़ते हैं, यह उसका मामला नहीं था, और वैसे भी आज उनके पास ध्यान देने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे। जागृति कक्ष के अंदर सैन्य डॉक्टर पहले से ही लियो और सु यान के आने का इंतजार करते हुए प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि वे उनकी खुराक के इंजेक्शन तैयार कर रहे थे। बिना किसी औपचारिकता के लियो और सु यान को बगल बगल के पॉड्स में ले जाया गया, उनके सामान्य पॉड्स में जिनका वे पूरे साल इस्तेमाल करते थे। लियो ने पारदर्शी कांच के माध्यम से सु यान को अपनी ओर देखते हुए देखा। उसकी सुनहरी आंखें गुस्से से भरी थीं, जबकि उसकी मांसपेशियां कुंडलित तार की तरह तनी हुई थीं। क्या? उसने होंठ हिलाकर कहा, लेकिन सु यान ने गुस्से से नजरें फेर ली और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, नहीं कोई इशारा किया, क्योंकि डॉक्टरों ने एक साथ दोनों को सीरम के इंजेक्शन लगा दिए। सु यान का पॉड जैसे ही सीरम उसके रक्त में प्रवेश किया, सु यान को इसका एहसास हुआ। उसके भीतर एक भीषण अग्नि प्रज्वलित हो उठी, जो उसकी हर नस, हर हड्डी, उसके शरीर के हर रेशे को चीरती हुई निकल गई, ठीक वैसे ही जैसे पहले कई बार हो चुका था। उसकी हड्डियां थोड़ी लंबी हो गईं और उसकी मांसपेशियां हिंसक रूप से ऐंठ गईं। उसका पूरा कंकाल ढांचा इस तीव्र, क्रूर परिवर्तन के कारण चरमरा गया। दर्द के असहनीय आघात के बावजूद उसने दांत पीस लिए और चीखने से इनकार कर दिया। वह अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस कर सकता था। उसके फेफड़े फैल रहे थे, उसके अंग मोटे हो रहे थे, उसकी आंतरिक शक्ति इस तरह से मजबूत हो रही थी जिसकी व्याख्या करना असंभव था। उसके माना सर्किट, जो कभी संकीर्ण और तनावपूर्ण थे, प्रति सेकंड चौड़े होते जा रहे थे और अधिक मजबूत होते जा रहे थे। उसके मन की गहराई में कहीं अपरिचित यादों की झलकियां उभर आए, उसके प्रतिष्ठित वंश के योद्धाओं की गूंज। नई यादें, नई सहज प्रवृत्ति, एक कच्चा नया कौशल जो उसकी चेतना में गहराई से समाहित हो रहा है। जब स्थिरीकरण प्रणालियों ने अंततः सीरम के प्रवाह को धीमा कर दिया, तो सु यांग स्थिर लेटा रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसके माथे पर पसीने की एक पतली परत चिपकी हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वो बच गया था, उसका विकास हो चुका था और उसे 5वें शॉट से काफी फायदा हुआ था। इसी बीच लियो के पॉड में शुरुआत में लियो के शरीर ने सु यान की तरह ही प्रतिक्रिया दी, इस अर्थ में कि उसकी नाड़ी बहुत तेज हो गई, उसकी मांसपेशियां अकड़ गईं और दर्द ने उसकी हर कोशिका को जकड़ लिया। लेकिन फिर कुछ अलग ही होने लगा। ऐसा कुछ भी किसी अकादमिक हैंडबुक में या जेनेटिक अवेकनिंग के सामान्य रूप से दर्ज इतिहास में नहीं लिखा गया है। उसके धड़ के केंद्र में एक अजीब, अप्राकृतिक दबाव उत्पन्न हुआ, न तो उसके दिल में, न ही उसके फेफड़ों में, बल्कि उसके डायाफ्राम और पसलियों के बीच स्थित खाली जगह में। ये शुरुआत में गर्मी की एक कसी हुई गांठ के रूप में शुरू हुआ, जो पहले तो मुश्किल से ही ध्यान देने योग्य थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में यह एक असहनीय तूफान में बदल गई। ऊर्जा का एक ऐसा घना और हिंसक भंवर कि ऐसा लगा मानो उसके शरीर का ताना बाना ही फट रहा हो।
पॉड के स्टेबलाइजर तेजी से घूमने लगे, जो भी असामान्य स्थिति उत्पन्न हो रही थी उसे नियंत्रित करने के लिए अपने सिस्टम को समायोजित कर रहे थे, लेकिन दबाव और भी बदतर होता चला गया। लियो की दृष्टि धुंधली हो गई, उसकी छाती दर्दनाक रूप से ऊपर नीचे होने लगी क्योंकि उसका शरीर स्वाभाविक रूप से इस परिवर्तन से लड़ने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वो इसे महसूस कर सकता था, कुछ अजनबी, कुछ प्राचीन, कुछ ऐसा जो उसके अंदर खुद को गढ़ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में एक नया अंग बन रहा है। पहले तो ये दर्दनाक रूप से धड़कता था, एक ब्लैक होल की तरह माना को भस्म करता था, धीरे धीरे उसके अस्तित्व में समाहित होता जाता था और उसके मूल में समा जाता था। हर धड़कन के साथ दर्द उसे चीर रहा था, लेकिन लियो दृढ़ता से टिका रहा। उसने अपनी मुठियां इतनी कसकर भींच ली कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए और खून पॉट के तरल निलंबन प्रणाली में टपकने लगा। वो महसूस कर सकता था कि नया अंग उसके प्राकृतिक हृदय के साथ तालमेल बिठा रहा है, उसकी नसों में बहने वाले अस्थिर सीरम को शुद्ध किसी भयानक चीज में बदल रहा है। उस क्षण से ही उसके शरीर के हर शारीरिक और मानसिक पहलू में अचानक तेजी से सुधार होने लगा। उनकी मांसपेशियों के रेशों की गुणवत्ता में सुधार हुआ, उसकी हड्डियां मजबूत हो गईं, उसके फेफड़ों का आकार बढ़ गया और न केवल उसके शरीर में बल्कि उसके माना सर्किट में भी कई गुणात्मक परिवर्तन हुए, जो पहले से कहीं अधिक सुचारू हो गया। इस बीच फली के बाहर मेजर हैन निगरानी पैनलों के ऊपर मंडरा रहे थे। डेटा स्ट्रीम को देखते हुए उनकी आंखें सिकुड़ गईं। सु यान के स्वास्थ्य संबंधी संकेत बढ़े हुए थे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक ही थे। लेकिन फिर जब उसने लियो के पैनल को देखा तो उसे लगभग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। चेतावनी, माना हॉट फॉर्मेशन का पता चला। स्क्रीन पर शब्द तेजी से झिलमिला रहे थे, बार बार लाल रंग में चमक रहे थे। मुर्गी का पेट नीचे गिर गया। माना हॉट आखिर होता क्या है? उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उसने घबराकर स्क्रीन पर टैप किया, अकादमी का डेटाबेस खोलने की कोशिश की, लेकिन वहां छिटपुट सिद्धांतों और अपुष्ट किंवदंतियों के अलावा कुछ भी उपयोगी नहीं था। इनमें से किसी भी चीज ने उन्हें इसे अपनी आंखों से होते देखने के लिए तैयार नहीं किया था। आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है स्काईशिड? हैन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, चिंता उसके सीने को कुरेद रही थी। वो केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि लियो बच जाए, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की कोई भी चिकित्सा पाठ्यपुस्तक उनका मार्गदर्शन नहीं कर सकती। पॉट के अंदर लियो ने दांत भींचते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ी और महसूस किया कि नवजात माना हॉट उसके असली दिल की हर धड़कन के साथ तालमेल बिठा रहा है। दर्द गायब नहीं हुआ था, ये बस एक ऐसी चीज बन गई थी जिसे उसने स्वीकार कर लिया था, एक ऐसी चीज जिसे वो अपनी दूसरी त्वचा की तरह पहनता था। हालांकि उसके शरीर में व्याप्त असहनीय दर्द के बावजूद लियो अपने अंदर हो रहे निर्विवाद परिवर्तन को महसूस कर सकता था। उसकी नसों में बहने वाला रक्त हर धड़कन के साथ अधिक गाढ़ा, अधिक समृद्ध और अधिक शक्तिशाली होता गया, जबकि उसके परिपथों में प्रवाहित होने वाली माना ऊर्जा अधिक तीव्र, अधिक सघन और लगभग विद्युतीय रूप से जीवंत होती गई। ऐसा लग रहा था मानो उसका अस्तित्व ही सबसे मूलभूत स्तर पर पुनर्गठित हो रहा हो, नश्वर शरीर की प्राकृतिक सीमाओं से परे शुद्ध हो रहा हो। यह क्या है? ये कैसी अनुभूति है? लियो ने दांत पीसते हुए सोचा, क्योंकि उसकी छाती के मध्य में एक असामान्य गर्मी तेजी से उभर रही थी, जो दूसरे सूर्य की तरह बाहर की ओर फैल रही थी। उसका माना हृदय पूरी तरह से सक्रिय हो गया, प्रत्येक सिंक्रोनाइज्ड स्पंदन के साथ रक्त के साथ साथ कच्ची माना ऊर्जा का प्रवाह करने लगा। दोनों धाराएं आपस में गुंथ गईं और भयानक दक्षता के साथ एक दूसरे को पोषित करने लगी। ये बेहद आश्चर्यजनक था, ये बेहद कष्टदायक था, लेकिन ये रोमांचक भी था, क्योंकि लियो को अपने भीतर यह बात अच्छी तरह पता थी कि यह शक्ति न तो दी जा सकती है और न ही विरासत में मिल सकती है। ये कुछ ऐसा था जिसे वो अपने भीतर जन्म दे रहा था। जैसे ही अवेकनिंग सीरम की अंतिम तरंगें शांत हुई और कक्ष के अलार्म धीरे धीरे एक धीमी गूंज में बदल गए, लियो चुपचाप पॉट के भीतर लेटा रहा। उसकी भूरी आंखें आधी बंद थीं, लेकिन एक नई अटूट तीव्रता से जल रही थीं। उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि वह क्या बन गया है या उसकी अंतिम जागृति के दौरान उसके शरीर में एक नया अंग विकसित होने के पीछे क्या कारण था। हालांकि वह निश्चित रूप से यह जानता था कि उसने पहले कभी इतना मजबूत महसूस नहीं किया था। रोडोवा सैन्य अकादमी, आनुवंशिक जागरण कक्ष। जैसे ही न्यूरोपॉड्स के खुलने की आवाज आई, मेजर हैन तुरंत आगे बढ़े और दोनों लड़कों को उनके कैप्सूल से बाहर निकालकर रिकवरी रूम की ओर ले गए। लियो के रोडोवा पहुंचने के बाद पहली बार हैन ने लड़के का भार अपने कंधे पर महसूस किया, अस्थिर, भारी, थका हुआ। इससे पहले वो कभी मुझ पर सहारा नहीं लेता था। हैन ने बगल में खड़े उस पीले से युवक की ओर देखते हुए सोचा, अपनी पहली गोली लगने के बाद भी नहीं। अगर वह अब ऐसा कर रहा है तो उसका शरीर सचमुच बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया होगा।
लियो को सावधानीपूर्वक रिकवरी बेड पर लिटाने के बाद हैन ने बिना समय बर्बाद किए अपना डेटा स्लेट निकाला और लियो के वाइटल्स पैनल पर अभी भी लाल रंग में चमक रहे शब्द पर कई कीवत खोजे। माना हॉट गठन की पुष्टि हो गई। जो कुछ उसने पाया उससे वो आश्वस्त होने के बजाय और अधिक भ्रमित हो गया। सभी उपलब्ध स्रोतों के अनुसार माना हॉट का मनुष्यों में अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी ऐसे व्यक्ति के जन्म का कोई पुष्ट मामला नहीं था जिसमें कोई व्यक्ति इस तरह के अंक के साथ पैदा हुआ हो। न ही आनुवंशिक जागृति के परिणामस्वरूप ऐसे किसी अंक के बनने की कोई रिपोर्ट थी, जिससे लियो का मामला अपनी तरह का पहला मामला बन गया। जो थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध थी उससे इस घटना का संबंध एक बहुत ही विशिष्ट स्रोत से पता चला, पूर्वज ड्रैगन। सभी पूर्वज ड्रैगन जन्म से ही माना हृदय के साथ पैदा होते थे, हालांकि यह अंग वयस्क होने तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं होता था। इसका प्राथमिक कार्य एक निस्पंदन और संपीड़न कक्ष के रूप में कार्य करना था, अशुद्धियों को दूर करना और रक्त और माना दोनों को समृद्ध करना, फिर इसे परिसंचरण में वापस पंप करना। इस छानने की प्रक्रिया ने पूर्वज ड्रैगनों को दीर्घायु और युद्ध कौशल दोनों में अभूतपूर्व बढ़त प्रदान की। कुछ अनुमानों में तो ये भी दावा किया गया है कि पूरी तरह से जागृत माना हॉट एक ड्रैगन के जीवनकाल को सदियों तक बढ़ा सकता है और उनकी युद्ध क्षमता को 30% तक बढ़ा सकता है। यही कारण था कि एक ही स्तर के ड्रैगनों के बीच भी सक्रिय माना हॉट की उपस्थिति या अनुपस्थिति आकाश और पृथ्वी जितना विशाल अंतर पैदा करती थी। आखिरकार किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा जितनी शुद्ध होगी उतनी ही अधिक शक्तिशाली परिणाम देने वाली तकनीकें भी होंगी। यही वो तर्क था जिसने एक ट्रांसेंडेंट स्तरीय योद्धा को एक ऐसा फायरबॉल मंत्र छोड़ने की अनुमति दी जो एक पूरी घाटी को वाष्पीकृत कर सकता था, जबकि एक मास्टर स्तरीय योद्धा उसी चाल से पत्थर को मुश्किल से पिघला सकता था। हालांकि ड्रैगन में माना हाथ्स पर प्रारंभिक अध्ययन मौजूद थे, लेकिन मनुष्यों में उनके प्रत्यारोपण या गठन के संबंध में जो थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध थी वो निराशाजनक थी। कुछ हताश योद्धाओं ने एक बार मारे गए ड्रैगनों के माना हृदयों को शल्य चिकित्सा द्वारा स्वयं में परिवर्तित करने का प्रयास किया था, लेकिन वे सभी कुछ ही दिनों में मर गए, क्योंकि विदेशी अंग ने धीरे धीरे उनके शरीर को अंदर से जहर देकर उन्हें बुरी तरह से प्रभावित किया था। इससे पहले कभी किसी मनुष्य द्वारा इसे प्राकृतिक रूप से बनाने का कोई मामला सामने नहीं आया था। अब तक तो ऐसा ही था। हैन ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ा और स्क्रीन को खाली निगाहों से घूरने लगा। ये तो होना ही नहीं चाहिए, वो विस्मय और चिंता के बीच उलझा हुआ बुदबुदाया। आखिर तुम क्या बन रहे हो, लियो स्काइशेड? सांस प्रधानाचार्य को रिपोर्ट अग्रेषित करें। हैन ने तुरंत रिपोर्ट प्रिंसिपल एल्रिक को भेज दी, इस उम्मीद में कि शायद उनके पास अधिक जानकारी उपलब्ध हो। इसी बीच रिकवरी रूम में लियो और सू यांग एक दूसरे के बगल में लेटे हुए थे, चोटों से ग्रस्त और बुरी तरह घायल। मेडिकल मॉनिटर की हल्की गूंज के बीच एक साथ सांस ले रहे थे। सू यांग ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज कर्कश थी, लेकिन उसमें एक अर्ध पागलपन भरी मुस्कान झलक रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह आखिरी बार है, स्काइशेड। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सचमुच जा रहे हो। लियो ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। उसके शरीर के हर हिस्से में हो रहे दर्द के बावजूद उसके होठों पर एक थकी हुई मुस्कान आ गई। राजकुमारी, अब तो बोलने का समय आ ही गया है। पिछले कुछ दिनों से आपका रवैया काफी शाही रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज सूखी और कर्कश थी। सू यान को हल्की सी हंसी आई, फिर वो और भी गहरी हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी में मनोरंजन और अफसोस दोनों के भाव थे। हाँ, मैं अब भी तुमसे नाराज हूं, लेकिन शायद यही हमारे लिए शांति का आखिरी पल हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। उनकी आवाज धीमी और सौम्य हो गई। मैं तुम्हें अपना दाहिना हाथ बनाना चाहता था, स्काइशेड, और मैं दाहिना हाथ लाक्षणिक रूप से कह रहा हूं। तुम हमेशा मेरे बराबर रहोगे, मेरे भाई। लियो ने बीच में दखल नहीं दिया, बस चुपचाप सुनता रहा। आप जानते हैं कि मैं सू परिवार के मुखिया पद के उत्तराधिकारियों में से एक हूं। एक बार जब अकादमी का यह अध्याय समाप्त हो जाएगा तो मुझे राजनीति, वंशवादी गठबंधनों और ठंडे घुटन भरे सत्ता के खेल की दुनिया में घसीटा जाएगा। सू यांग ने मुश्किल से निगलते हुए अपने गले को हिलाया। मैंने सोचा, नहीं, मुझे उम्मीद थी कि हमारे पास एक साल होगा, एक आखिरी साल, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए, जी जान से लड़ने के लिए, एक दूसरे को अपनी सीमाओं तक धकेलने के लिए और जिनेवा में तबाही मचाने के लिए, इससे पहले कि भेड़िए मुझे पकड़ने आ जाएं। उसने बगल में देखा। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। लेकिन तुम्हारे बिना सब कुछ बस नीरस सा लगता है। वो इकलौता प्रतिद्वंदी जो मुझे चुस्त दुरुस्त रख सकता था, वो इकलौता आदमी जो मुकाबलों को रोमांचक बना देता था, अब चला गया है। उसने एक लंबी कड़वी सांस छोड़ी। मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा छाने लगा है, जबकि मैं अभी तक निकला भी नहीं हूं।
लियो ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि सुयान का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। तुम तूफान की तरह हो स्काईशिड, सुयांग ने धीमी आवाज में कहा। अब उसकी आवाज थोड़ी नर्म हो गई थी। तुम सहज प्रवृत्ति से चलते हो, तुम 5 कदम आगे की सोचते हो, लेकिन कभी किसी को ये बताने की जहमत नहीं उठाते कि तुम कहाँ जा रहे हो। आधे समय तो मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाता, और बाकी आधे समय मेरा अंदाजा गलत निकलता है। उनकी आवाज में कोई दुर्भावना नहीं थी, केवल सच्चाई थी। डानेल के लिए आप जो कर रहे हैं, मैं उसका सम्मान करता हूँ। सच कहूं तो यह वैसा ही सम्मान है जो मैं अपने अंदर पाना चाहता हूं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि आपने मुझसे बात तक नहीं की, एक बार भी नहीं। आपने बस अपना फैसला लिया और ऐसे चले गए जैसे मैं आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, गुस्से से नहीं बल्कि कमजोरी के कारण। हो सकता है मैं जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही हूं, हो सकता है यह इतनी गंभीर बात ना हो, लेकिन जब आप हर चीज को ऐसे देखते हैं जैसे उसका कोई महत्व ही नहीं है, तो कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक पल का विराम, फिर एक धीमी सी हंसी। तुम तो बिल्कुल बदतमीज हो स्काईशिड, इसीलिए तो मैं तुम्हारा इकलौता दोस्त हूं। सु यांग ने हंसते हुए कहा। पहले तो वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन धीरे धीरे खुलकर हंसने लगी। और हंसी और सन्नाटे के बीच कहीं लियो की अपनी हल्की हंसी भी उसकी हंसी में शामिल हो गई। यह न तो तेज आवाज वाला था और न ही लंबा, लेकिन यह सच था। और बस इसी तरह उनके बीच का बोझ, कई दिनों की अनकही अनकही बातें और दबी हुई भावनाएं धीरे धीरे घुलने लगा। कौन जाने, यांग, लियो ने आखिरकार धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा, शायद एक दिन अगर उस पितृसत्तात्मक संघर्ष के दौरान तुम्हें किसी की मदद की जरूरत पड़े, तो तुम मुझे वहां पाओगे। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी मैं मर तो नहीं रहा हूं, मैं अभी भी जिंदा हूं, है ना? हम जरूर फिर मिलेंगे। सु यांग ने अपना सिर घुमाया और आधी झुकी हुई आंखों से उसे देखा। सच है, उसने सिर हिलाते हुए फुसफुसाया, मुझसे वादा करो कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम मेरे साथ रहोगे, और मैं भी तुमसे यही वादा करता हूं, सु यांग ने कहा। उसकी आंखें अब तेजी से खुल गईं, और लियो ने सहमति में सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, इतना तो मैं वादा करता हूं। इस बीच प्रधानाचार्य एल्रिक का कार्यालय। प्रिंसिपल एल्रिक की नजर अपने डेटा स्लेट के कोने पर टिमटिमाती हुई सूचना पर पड़ी। अत्यावश्यक सूचना, विषय लियो स्काईशिड, आनुवंशिक जागृति स्थिति में विसंगति का पता चला। उसने उसे एक बार टैप किया, उसकी उंगलियां रिपोर्ट देखें बटन पर मंडरा रही थीं। फिर एक थकी हुई आह के साथ उसने टैब को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब वो हमारी समस्या नहीं है, ब्लैक सरपेंट्स को अपने इस प्रतिभाशाली शिष्य से निपटने दो, उसने मन ही मन कहा, और इस मामले को बिना ये देखे ही एक तरफ रख दिया कि वह असामान्य घटना क्या थी। अगले कुछ दिन लियो के लिए शांतिपूर्ण ढंग से तेजी से बीत गए। उसने अपने 2 नए अर्जित कौशलों, स्टॉर्म फ्लैश ट्रेवर्स और एस्ट्रल हुक बाइंड में महारत हासिल करने के लिए अपना हर खाली समय लगा दिया। मूलभूत गतिविधियों का अभ्यास करते हुए उन्हें मांसपेशियों की स्मृति में इस कदर समाहित कर लिया कि अंतिम परीक्षा शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले तक वह दोनों कौशलों में बुनियादी दक्षता हासिल करने में कामयाब हो गया। अब ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर माना हॉट को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी ताकत, सहनशक्ति, चपलता और मंत्रों के प्रयोग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जिससे उसे लगभग एक बिल्कुल अलग योद्धा जैसा महसूस होने लगा। परिणामस्वरूप जब अंतिम परीक्षाएं शुरू हुई, उन्होंने शारीरिक प्रशिक्षण के सभी मानकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, यहां तक कि सुयान को भी पीछे छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने प्रैक्टिकल कॉम्बैट और बेसिक्स ऑफ परसेप्शन क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया और सभी मुख्य विषयों में पूर्ण अंक प्राप्त किए। हालांकि उसके लिए असली चुनौती कभी ये विषय नहीं थे, क्योंकि लियो जानता था कि वह इन्हें आंखें बंद करके भी पास कर सकता है। उसकी असली चुनौती हमेशा जादू के सिद्धांत की बुनियादी बातों को पास करना थी। जब डेविड को पता चल गया कि वो सर्किट के दौरान पास होने के लिए कैसे नकल कर रहा था। हालांकि उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि फाइनल परीक्षा के दौरान डेविड ने उसे उसकी पर्ची देने के बाद कुछ नहीं कहा, और न ही उसने उसे नकल करने से रोकने की कोशिश की, जैसा कि उसने मध्यावधि परीक्षाओं में किया था। हालांकि डेविड जानता था कि वह कैसे नकल कर रहा है, उसने उसके इस व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया, जिससे वो आसानी से पास हो गया। शायद सर्किट में उसके प्रदर्शन ने डेविड को नर्म कर दिया हो, या शायद ये तथ्य था कि वो सेमेस्टर के अंत में अकादमी छोड़ रहा था, और डेविड नहीं चाहता था कि वो पुनः परीक्षा के लिए इधर उधर भटकता रहे। लेकिन किसी भी तरह से उसने उसे आसानी से पास होने दिया, और लियो ने भी औषधि कक्षा और गुप्त विद्या कक्षा पास कर ली, जिससे उसे रोडोवा में 1 वर्ष पूरा करने के लिए अपनी अस्थायी डिग्री प्राप्त हुई। इसके बाद जो विदाई हुई वो सब बहुत जल्दी जल्दी हुई। लियो ने चुपचाप सिर हिलाकर और मजबूती से हाथ मिलाकर सुयान को विदाई दी।
दोनों भाइयों ने एक दिन फिर मिलने के मौन वादे के अलावा कोई शब्द नहीं बोले। मुशेन ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया और लियो को गले लगाकर साथ बिताई सभी यादों के लिए धन्यवाद दिया। रायन की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, वहां मर मत जाना बड़े भाई, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सुयान को सबक सिखा सके जब वो बहुत अहंकारी हो जाए। लियो ने बस मुस्कुराया और जाते समय उसके सिर पर थपथपाया। हालांकि जाने से पहले लियो आखिरी बार डॉम A44 पर रुका और उसने रोजर को 200,000 MP का कैशियर चेक सौंप दिया। वादे के मुताबिक 2 लाख सांसद। रोजर ने कांपते हाथों से श्रद्धापूर्वक उसे ग्रहण किया। आप एक महान हस्ती है सर लियो, सचमुच मैं ये कहानी अपनी मृत्यु तक सुनाता रहूंगा। अकादमी से बाहर कदम रखते ही और लगभग 200 कदम चलते ही आपको आपकी मैनुअल की कॉपी मिल जाएगी, बस उसे लीजिए और भाग जाइए, रोजर ने बताया और लियो ने उसे एक दुर्लभ हल्की मुस्कान दी और फिर मुंह फेर लिया। रोडोवा छोड़ने से पहले लियो का आखिरी पड़ाव मुयानफे से मिलना था। उस महिला ने गर्व भरी निगाहों और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और उसे विदाई के 2 उपहार सौंप दिए। पहला उपहार खंजर का एक सेट था जो उस होराइजन सेट से अलग था जिसका वह वर्तमान में उपयोग कर रहा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के मुड़े हुए और सर्पिल ब्लेड थे जिनका उपयोग वो कठिन युद्ध अभियानों के दौरान कर सकता था। और दूसरा उपहार एक छोटी सी स्थानिक भंडारण अंगूठी थी जिसके अंदर लियो रोडोवा की सुरक्षा से बाहर रहने के दौरान अपनी सभी आवश्यक वस्तुओं को रख सकता था। मैंने इसमें आपातकालीन स्थिति में आपकी जरूरत पड़ने वाली सभी आवश्यक औषधियां और कुछ अन्य सामान जैसे स्मोक बम और जहर की शीशियां रख दी हैं। मैंने अपने अंदर एक संचार क्रिस्टल भी रखा है जिसमें आप अपनी ऊर्जा प्रवाहित करके ब्रह्मांड में कहीं से भी कभी भी मुझे बुला सकते हैं। और विभिन्न ग्रहों के आपातकालीन संपर्कों की एक सूची, ताकि यदि आप कभी क्रिस्टल खो दें या किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में हो तो यह आपके काम आ सके, फे ने कहा और लियो ने विनम्रतापूर्वक झुककर दोनों उपहार स्वीकार कर लिए। ब्लैक सरपेंट्स गिल्ड के प्रवेश साक्षात्कार में उत्तीर्ण होते ही मैं तुम्हें बहुत जल्द फोन करूंगा। क्या तुम मेरी यादें वापस लाने के लिए ट्विन फैंग ग्रह पर आ पाओगी या मुझे वापस यहीं आना पड़ेगा? लियो ने पूछा, जिस पर फे ने इनकार में सिर हिला दिया। मैं यहीं आसपास रहूंगी, चिंता मत करो, उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिस पर लियो ने सिर हिलाया और उसके कमरे से बाहर निकलकर रोडोवा मिलिट्री अकादमी के निकास द्वार की ओर चल पड़ा। अकादमी के द्वार से बाहर निकलते ही रोडोवा ग्रह उसके सामने फैला हुआ दिखाई दिया और लियो उस विशाल महानगर को देखकर अचंभित रह गया। अकादमी की चारदीवारी के भीतर एक संरक्षित जीवन बिताने के कारण लियो ने उड़ान भरने के तुरंत बाद या अकादमी के हैंगर में उतरते समय जिन हवाई दृश्यों का आनंद लिया था उनके अलावा उसने वास्तविक ग्रह को कभी ज्यादा नहीं देखा था। अच्छा, अब रोजर के रहस्यमय संपर्क को खोजने का समय आ गया है, लियो ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, जैसे ही वो रोजर द्वारा बताए गए दिशा में 200 कदम चला, जहां उसने एक अकेले परिवहन बीकन के नीचे एक लबादा उड़े हुए व्यक्ति को प्रतीक्षा करते हुए पाया, जिसका चेहरा छिपा हुआ था और उसकी उपस्थिति दबी हुई थी। लियो स्काईशेड, उस आदमी ने पूछा, जिस पर लियो ने सहमति में सिर हिलाया। बिना कुछ और कहे उस व्यक्ति ने एक हॉटकवर किताब सौंप दी जो संयोगवश सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स की एक सटीक प्रति थी। लियो ने इसे स्वीकार कर लिया। किताब के ठंडे चमड़े को छूते ही उसे गर्माहट महसूस हुई। उसने किताब को खोलकर उसकी सामग्री की पुष्टि की और फिर आगे बढ़ते हुए उस आदमी को सिर हिलाकर सहमति दी। उसका गंतव्य अंतरतारकीय परिवहन शटल था, जहां से वो ब्लैक सरपेंट्स गिल्ड मुख्यालय जाने के लिए एक परिवहन जहाज पकड़ने का इरादा रखता था। ये लगभग 20 मिनट की पैदल दूरी पर था और वहां पहुंचने पर उसे यात्रा करने में सक्षम एक छोटा जहाज मिला और वो बिना किसी आरक्षण के उस पर सवार हो गया। फुफकार जैसे ही जहाज के दरवाजे सरसराहट के साथ बंद हुए और इंजन चलने लगे, जहाज पर मौजूद एआई ने पूछा, गंतव्य? लियो ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, ट्विन फैंग ग्रह, ब्लैक सरपेंट्स गिल्ड का मुख्यालय। जैसे ही जहाज चलने लगा और स्क्रीन पर लगभग 40 घंटे 23 मिनट पर पहुंचने का अनुमानित समय लोड होने लगा। XXXXX खंड 2 का अंत XXXXX